सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट नौहर चैनल पर। और आज हम लेकर आए हैं कक्षा 7 हिस्ट्री की बुक, जिसका टाइटल है हमारे अतीत। उसका चैप्टर नंबर 1, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। पहला प्रश्न है, आप एक इतिहासकार हैं। इस अध्याय में उल्लिखित कोई एक विषय, आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक इतिहास चुनिए और समझाइए कि आपके विचार में उसकी जानकारी हासिल करना क्यों दिलचस्प होगा। इसका उत्तर हो सकता है, मैं एक विषय के रूप में राजनीतिक इतिहास को चुनना चाहूँगा। मेरे विचार में उसकी जानकारी हासिल करना निम्न कारणों से दिलचस्प होगा। नंबर 1, इससे राजाओं और शासकों के विभिन्न इतिहासों के बारे में जानकारी मिलेगी। नंबर 2, भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न क्षेत्रों में अनेक बहादुर शासक हुए हैं जिन पर भारत गर्व करता है। उन्होंने अच्छी राजनीतिक नीतियाँ तथा महान प्रशासन दिया है। ये शासक एक अच्छे नेता की विशेषताओं को बताने में भी सहायक है। और तीसरा, राजनीतिक इतिहास के अध्ययन से हमें उनके परिवारों की आंतरिक स्थिति, युद्ध तथा संघर्षों, दूसरे देशों से उनके संबंधों तथा ये महान साम्राज्य किन कारणों से पतनोन्मुख हुआ, इसकी जानकारी हमें इससे मिलती है। इसके बाद में देखिए, पाठ्य पुस्तक का ये पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न था विचार कीजिए में, आपको कल्पना के आधार पर उसका उत्तर देना था। तो ये जो पाठ्य पुस्तक का पहला प्रश्न है, अतीत में विदेशी किसे माना जाता था। तो वास्तव में अतीत में किसी भी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो, उसको विदेशी मानते थे। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धर्म या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। इसके बाद में देखिए, नीचे उल्लिखित बातें सही है या गलत है और इसके संबंध में अपने को ध्यान देना है। तो इसको हम देखते हैं कि सही है या गलत है। पहला है, सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं। तो यह गलत है, तो इसको हम क्रॉस करेंगे। वास्तव में ये सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख मिलते थे, तो ये पहला कथन गलत है। दूसरा है, इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की। यह कथन सही है। तीसरा है, कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ कभी कभी वनवासी अपनी जमीन से उखाड़कर बाहर कर दिए जाते थे। तो यह भी कथन सही है। और इसके बाद में चौथा है, सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था। यह कथन जो इसके सुल्तान गयासुद्दीन के बारे में है, तो ये असम, मणिपुर और कश्मीर का शासक नहीं था। तो ये कथन गलत है। इसके बाद में आगे का जो प्रश्न है उसमें रिक्त स्थान अपने को दिए हुए हैं। तो पहला है, अभिलेखागारों में रखे जाते थे, यानी अभिलेखागारों में क्या रखा जाता था, इसके बारे में ये प्रश्न है। तो अभिलेखागारों में महत्वपूर्ण दस्तावेज, पांडुलिपियाँ इत्यादि उसमें रखे जाते थे। और ख है, 14वीं सदी का एक इतिहासकार था, तो जियाउद्दीन बर्नी। ख में आएगा जियाउद्दीन बर्नी, यह 14वीं सदी का एक इतिहासकार था। इसके बाद में ग है, ये 1 2 3 4 रिक्त स्थान है ग में। तो इसमें आएगा आलू, मक्का,
मिर्च चाय कॉफ़ी और आलू मक्का मिर्च चाय और कॉफ़ी इस महाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें हैं। तो ये क ख के जो रिक्त स्थान थे जिसमें क्या भरा जाएगा वो यहाँ पे लिखे पड़े हैं। ये ख का है और ग में ये आलू मक्का मिर्च चाय कॉफ़ी आएगा, ये इसका यहाँ पे लिखा पड़ा है। इसके बाद में हम आगे के प्रश्न में जाते हैं। इस काल में वे कुछ प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों की तालिका दें। इस काल में कुछ प्रौद्योगिकी के परिवर्तन निम्न प्रकार से हैं, यानी कि वहाँ की जो काम करते थे उसमें मशीनरी इत्यादि का जो प्रयोग हुआ, तकनीक का प्रयोग हुआ, उसमें कोई परिवर्तन कौन से हुए। पहला हुआ सिंचाई में रहट का प्रयोग होने लग गया था। रहट आप सब जानते हैं, एक गोल चक्कर होता है, उसमें डिब्बे के रूप में कुछ वो लगे रहते हैं और बैल या ऊंट की सहायता से अधिकांश रूप से बैल की सहायता से उसको चलाया जाता था और वो नीचे जो पानी इकट्ठा है उसको उठा उठा के वो डालता रहता था। एक तो सिंचाई में रहट का प्रयोग हुआ, ये परिवर्तन हुआ। दूसरा हुआ कताई में चरखे का उपयोग होने लग गया था। और तीसरा, युद्ध में बारूदी हथियारों का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। इसके बाद में है पांचवां प्रश्न, इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दें। इस काल के दौरान जो कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तन हुए वो निम्नलिखित प्रकार से थे। हिंदू धर्म में परिवर्तन हुए। पहला हुआ नए देवी देवताओं की पूजा। दूसरा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण। तीसरा, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का महत्व बढ़ा तथा उनकी सत्ता भी बढ़ी। नए नए शासक इनके संरक्षक बन गए और भक्ति की अवधारणा का उदय हुआ। और दूसरा, नए धर्म के रूप में इस्लाम का आगमन हुआ। पवित्र कुरान के उपदेश, इसके दो संप्रदाय शिया और सुन्नी, ये उस समय जो धार्मिक रूप से परिवर्तन हुए थे उसमें ये मुख्य थी। अगला है, पिछली कुछ शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला। विगत कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द के अर्थ में अनेक परिवर्तन हुए। जैसे नंबर 1, 13वीं सदी में जो फारसी के इतिहासकार थे मिन्हाज ए सिराज, इन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए प्रयोग किया था जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार के क्षेत्र में आते थे। इस प्रकार हिंदुस्तान से उसका आशय था पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। दूसरा, 14वीं सदी में कवि अमीर खुसरो ने हिंद शब्द का प्रयोग भौगोलिक एवं सांस्कृतिक सत्व के रूप में किया था। और तीसरा है, 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। और चौथा, इस प्रकार हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। आज हम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के रूप में लेते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे। इसका उत्तर होगा, जातियों के मामले निम्न प्रकार से नियंत्रित किए जाते थे। पहला, अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। और जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। 8वां प्रश्न है, सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं। सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आशय है एक साम्राज्य जो अनेक क्षेत्रों में फैला हुआ हो। भारतीय इतिहास में अनेक सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का उत्थान और पतन हुआ, जैसे चोल साम्राज्य, खिलजी साम्राज्य, तुगलक साम्राज्य, मुगल साम्राज्य। अगला 9वां प्रश्न है, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन सी समस्याएं आती है। इसका उत्तर होगा, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के समक्ष निम्नलिखित प्रमुख समस्याएं आती है। पहली, मूल पांडुलिपि की लिखावट को समझने में समस्या हो सकती है। दूसरा, मध्यकाल में लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बनाते थे और प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो जाती थी। इससे बड़ी गंभीर समस्या पैदा हो जाती थी, क्योंकि जो लिपिक था उसको कोई बात समझ में नहीं आई या उसको जैसे समझ में आई वो उसको लिख देता था। इससे मूल ग्रंथ में प्रतिलिपि में परिवर्तन हो जाता था। इससे बड़ी गंभीर समस्या पैदा हो गई क्योंकि मूल पांडुलिपि प्राय उपलब्ध नहीं होती है। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था,
इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 10वां प्रश्न है, इतिहासकार अतीत को कालों या युगों में कैसे विभाजित करते हैं? क्या इस कार्य में उनके सामने कोई कठिनाई आती है? इसका उत्तर होगा, अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत को कालों या युगों में विभाजित करते हैं और इस आधार पर इतिहासकार प्राय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित करते हैं: प्राचीन काल इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। लेकिन इतिहास का एक कालखंड भी अनेक बदलावों से भरा होता है। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी। फिर मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन 1000 वर्षों में इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहते थे। तो ये जो प्रश्न थे ये पाठ्य पुस्तक के प्रश्न थे। इसके अलावा भी पर्याप्त रूप से प्रश्न इसमें और बन रहे हैं। जैसे मध्य युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता कैसे बढ़ गई थी, और 8वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य किस समुदाय का महत्व अधिक बढ़ा था। सन 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो ने भारत की किन अलग अलग भाषाओं के बारे में उन्होंने उल्लेख किया था। कुछ छोटे प्रश्न भी बन सकते हैं कि इतिहासकार मिन्हाज-ए-शिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, इसका क्या आशय था। लिपिक या नकल निवेश हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे, क्यों बनाते थे। तो खलीफा के बारे में आप क्या समझते हैं। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न। अब उसमें कुछ बड़े प्रश्न भी इस पाठ में बन सकते हैं। मध्य युग में हिंदू धर्म में जो बड़े परिवर्तन हुए उनकी विस्तार से चर्चा कीजिए। दूसरा हो सकता है पर्यायवास में परिवर्तन के कारण वनवासियों का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, विस्तार से इसका उत्तर लिखिए। अधिकांश इतिहासकार किस आधार पर इतिहास के काल विभाजन को स्वीकार करते हैं। तो ये कुछ बड़े प्रश्न हैं। एक और भी प्रश्न हो सकता है, यूरोप की व्यापारिक कंपनियां इस उपमहाद्वीप की तरफ आकर्षित क्यों हुई। तो ऐसे आप ध्यान करेंगे तो इसमें पर्याप्त रूप से प्रश्न इसमें बन जाएंगे। फिर भी इस पाठ में कोई आपको प्रश्नों के संबंध में समस्या तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा और निश्चित रूप से आपकी समस्या का परेशानी का हल हम जरूर करेंगे।